रेस्ट से लौटने के बाद कैथरीन ने गौर किया कि इस बार उसकी नींद सच में बहुत बेहतर थी। कल से अब तक वो लगातार गहरी नींद में डूबी हुई थी। सुबह होते होते वो धीरे धीरे जागी। शायद ज्यादा आराम मिल गया था, इसलिए आज वो खुद को बहुत फ्रेश और हल्का महसूस कर रही थी। मूड भी सरप्राइजिंगली अच्छा था। वो उठकर ब्रैंडन को ढूंढने ही वाली थी कि तभी उसके पास रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर रोनन का नाम चमक रहा था। कैथरीन ने स्वाइप करके कॉल उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ आवाज घबराई हुई थी। कैथरीन, हम मुसीबत में हैं। कैथरीन एकदम शांत रही। वो धीरे से उठी, पानी लिया, एक घूंट पिया और फिर बिल्कुल स्टेडी आवाज में बोली, बताओ क्या हुआ। रोनन जल्दी जल्दी बोला, एडसन ब्रैंडन पर वार करने वाला है और इस बार वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। रोनन ने जो जानकारी जुटाई थी वो कैथरीन को बताई। खुद वो भी शॉक था। इस बार ब्रीन्स की चाल सिर्फ कॉर्पोरेट लड़ाई नहीं लग रही थी, ये तो ऐसा था जैसे वो खुद को झोंककर दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हों। और अगर ये जारी रहा तो खुद ब्रीन्स भी मिट्टी में मिल जाएंगे। सब समझाने के बाद रोनन रुका और कैथरीन की चुप्पी सुनकर पूछ बैठा, कैथरीन, मिस्टर डंकन अभी ओशन वाइल में तुम्हारे साथ हैं ना? उन्हें टेंशन नहीं हो रही? कैथरीन हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आवाज में ठंडापन था। टेंशन? शायद उन्हें अब तक पता भी नहीं। क्या पता नहीं? रोनन हक्का बक्का रह गया। ये सब रात में हुआ था और वो पूरी रात ब्रैंडन के साथ थी। अगर उसने फोन ही नहीं उठाया तो उसे खबर कैसे होती? कैथरीन ने उसकी उलझन को पूरी तरह इग्नोर किया। हैक अलायंस को लगा दो। एडसन की हर मूव हमारे रेडा पर होनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी होते ही रिपोर्ट करो। रोनन झिझका, कैथरीन, क्या हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए? आखिर डंकन कॉर्पोरेशन इसमें हमारी वजह से भी फंसा है। कैथरीन ने बिना पल भर के जवाब दिया, नो नीड। उसकी आवाज में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। उस और ब्रैंडन के बीच हमेशा एक रूल था, सीमाएं साफ। वो तभी दखल देती जब बात उसकी सेफ्टी की आती। रोनन ने आह भरी, मान गया। ठीक है, आप लोग परसों लौटेंगे ना? कल, कैथरीन ने शॉर्ट में कहा। रोनन धीरे से हंसा। वो बोल रही थी कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी, पर क्लियरली उसे फर्क पड़ रहा था। जो ट्रिप 3 दिन का था वो अब 2 दिन में खत्म हो रहा था। और ये सिर्फ डंकन्स की वजह से नहीं था। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही वो बाहर निकली। लिविंग रूम में ब्रैंडन ट्रैक सूट में, गले में टॉवल, शायद वर्कआउट करके आया था। शरीर से हल्की गर्मी उठ रही थी। उसकी ठंडी सी आंखें कैथरीन को देखते ही नर्म पड़ गईं। इतनी जल्दी उठ गई, थोड़ा और रेस्ट कर लेती। कैथरीन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। नींद पूरी हो गई। ब्रैंडन ने टॉवल हटाया और उसके करीब आकर उसकी कमर थाम ली। बस सोफा की तरफ ले जाने ही वाला था, पर उसकी पतली कमर पकड़कर वो ठहर गया। उसकी उंगलियां अनजाने में उस पर फिसल गईं। कैथरीन की वेस्ट पतली, स्किन बेहद स्मूथ, बिल्कुल फर्म। ब्रैंडन की भान चढ़ गई। इतना सब खिलाया तुम्हें, फिर भी एक चुटकी भर भी वेट नहीं बढ़ा। कैथरीन मुस्कुराए, आंखों में चमक। लगता है तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी वो नटखट सी मुस्कान, ब्रैंडन की नज़र उससे हटी ही नहीं। आवाज धीमी, गहरी, सच में, और बहुत मेहनत। एक हल्की सी पुल और दोनों सोफे पर गिर पड़े। कैथरीन ने दूरी बनाते हुए आंखें सिकोड़कर कहा, पब्लिक इंडिसेंसी। ब्रैंडन उसके कान के पास झुकाया। आवाज धीमी और डेंजरस, नींद पूरी हो गई है, थोड़ा बॉडी माइंड एक्सरसाइज अच्छा होता है। कैथरीन ने उसे घूरा। इस टॉपिक पर तुम्हारे डायलॉग्स कभी खत्म नहीं होते। हाँ। ब्रैंडन की आंखों में जीत की चमक। रॉन्ग, ऐसे मैं सिर्फ तुम्हारे सामने होता हूँ। वो पीछे हटने वाली थी, मगर ब्रैंडन उससे तेज था। इस बार उसने पीछे हटने नहीं दिया और कैथरीन पूरी तरह सरेंडर हो गई। हल्की सुनहरी धूप पर्दों से छन रही थी। कमरा जैसे सोने की रोशनी में नहा गया। हवा में रोमांस था और थोड़ी सी शरारती गर्माहट। जब कैथरीन दोबारा जागी, दोपहर हो चुकी थी। वो आज लैब में जल्दी जाने वाली थी। रॉज की मदद करके लॉक्सटन लौटने का प्लान था, पर हार्मोन लोडेड आदमी ने सब गड़बड़ कर दिया। वो करवट लेती ही गिरी। डैम, पैर कांप रहे थे। तभी ब्रैंडन अंदर आया। कैथरीन बाथटब में थी। उसने नजर फेर ली। आज एक और राउंड उसकी हिम्मत नहीं थी। आराम से नहाती रहो, डिनर तैयार है, उसके बाद तुम्हें लैब छोड़ दूंगा। वो गिल्टी था, क्योंकि उसने सच में उसकी शेड्यूल उड़ा दी थी। आधा घंटा बाद, जब वो बाहर नहीं आए, ब्रैंडन अंदर गया, उसे उठाया, सुखाया
कपड़े पहनाए, फिर गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले आया। कैथरीन ने फॉर्क उठाया, खाना चखा और कैजुअली बोली, रॉज का काम कल सुबह तक हो जाएगा और हम कल दोपहर तक लॉक्सटन वापस चलेंगे। ब्रैंडन ने सुना कि अचानक कैथरीन ने अपना फैसला बदल दिया है। उसकी चमकती आंखें तुरंत उठीं और वो सीधा उसकी तरफ देखने लगा। मेरी वजह से? उसने पूछा। कैथरीन ने मना नहीं किया। साफ साफ बात थी, वो ब्रैंडन की वजह से ही लॉक्सटन जल्दी लौट आई थी और इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं था। सुबह ब्रैंडन को खबर मिली थी कि एडसन ने डंकन कॉर्पोरेशन पर हमला शुरू कर दिया है। पैक्सटन के प्लान के अनुसार सब स्मूथ चल रहा था और उसे वहां की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन ये जानकर कि कैथरीन उसकी वजह से परेशान थी और उसने अपने प्लान बदले, ब्रैंडन का मूड अच्छा हो गया। इसका मतलब था कि कैथरीन के दिल में उसकी जगह धीरे धीरे और मजबूत हो रही थी। वो मुस्कुराया और कैथरीन की तरफ देखा। अगर मेरी वजह से है तो सच में ज़रूरत नहीं थी। तुम अपनी चीज़ों पर फोकस करो, मेरी तरफ से टेंशन मत लो। ग्रीन फैमिली पावरफुल थी, लेकिन ब्रैंडन उन्हें उतना बड़ा नहीं मानता था। अगर ब्रीन सच में डंकन्स के खिलाफ भी जाते, फिर भी पूरी तरह हराना उनके लिए आसान नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर कैथरीन ने और कुछ नहीं कहा। डिनर के बाद उसने ब्रैंडन से उसे लैब ले जाने को कहा। लैब के बाहर रॉज बेचैनी से खड़ा था। डर था कैथरीन कहीं आए ना। उसे देखते ही उसका दिल शांत हो गया। कैथरीन, कल के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। बिल्कुल जैसा तुमने कहा था, डेटा में डिविएशन था, इसलिए एक्सपेरिमेंट इन्फिनिट लूप में फेल हो रहा था। कैथरीन ने सिर हिलाया और ब्रैंडन की तरफ मुड़ी। एक्सपेरिमेंट खत्म करके तुम्हें कॉल करूंगी। ब्रैंडन ने हामी भरी और वो निश्चिंत होकर चला गया। एक्सपेरिमेंट अगले सुबह तक चला। लैब में ये बहुत नॉर्मल था। रिसर्च का काम लंबा और थकाने वाला होता है। साइंटिस्ट कई रातें जागकर लैब में डूबे रहते हैं। पूरी रात जागने के बावजूद कैथरीन और रॉज एनर्जेटिक थे। टाइम का एहसास खो जाना उनके लिए आदत थी। रॉज का मूड बहुत अच्छा था। जो प्रॉब्लम उसे पूरे हफ्ते परेशान कर रही थी, कैथरीन के आते ही आसानी से सॉल्व हो गई। कैथरीन, इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? कुछ सवाल और पूछने थे, या एक दिन और रुक जाओ? कैथरीन के जाने पर हमेशा उसे अफसोस होता था। वो उसकी गाइडिंग लाइट थी। जब भी वो फंसता था, कैथरीन उसे आसानी से निकाल लेती थी। कैथरीन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मुझे और काम है, मैं जा रही हूँ। रॉज बेबस होकर बाय बोल पाया। लैब के बाहर ब्रैंडन की कार खड़ी थी। कैथरीन को देखते ही वो तुरंत कार से उतरा, अपनी ट्रेंच कोट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। सुबह की हवा में हल्की ठंड थी और कोट में ब्रैंडन की बॉडी वार्म थी। कैथरीन का दिल गर्म हो गया। कार में बैठते ही उसने कहा, एयरपोर्ट, लॉक्सटन वापस जाना है। ब्रैंडन का चेहरा सख्त हो गया। इतनी जल्दी? जा सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। कैथरीन पूरी रात नहीं सोई थी और अब फ्लाइट पकड़ने जा रही थी। ऐसा शेड्यूल शरीर के लिए खराब था और ब्रैंडन उसे खुद को नुकसान नहीं करने देता। कैथरीन ने हल्के से कहा, एक रात ही तो नहीं सोई। विल्डरनेस ट्रेनिंग में वो कई दिन जागे रहते थे, भारी सामान उठाकर सुनसान जगहों में सर्वाइवल करते थे। ये उसके सामने कुछ भी नहीं था। अपार्टमेंट में रेस्ट करना है। ओशन वाइल कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो ब्रैंडन के अरेंज किए अपार्टमेंट की आदत डाल चुकी थी। वही जगह उसे सबसे कंफर्टेबल लगती थी। कैथरीन के इंसिस्ट करने पर ब्रैंडन ने तुरंत कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। सब अरेंज हो गया, अब लेटकर आराम करो। ब्रैंडन ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। कैथरीन ने आंखें बंद की और शांत हो गई। एयरपोर्ट से लेकर प्लेन तक ब्रैंडन ने उसे छोड़ा नहीं। उसने स्पेशल पैसेज तक मांगा ताकि कैथरीन आराम से सोती रहे। जब कैथरीन की आंख खुली, वो अपार्टमेंट की बड़ी बेड पर थी। इतनी हल्की नींद वाली इंसान का प्लेन से घर तक सोते रहना उसे खुद यकीन नहीं हुआ। वो उठी। ब्रैंडन घर पर नहीं था। मेज पर उसकी छोड़ी हुई नोट थी। वो ऑफिस गया था और उसने खाना टेबल पर रखवा दिया था। कैथरीन खाते खाते फोन देख रही थी, तभी रोनन का मैसेज आया, कब लौट रही हो लॉक्सटन? कैथरीन ने सीधा कॉल कर दिया, अपार्टमेंट आ जाओ, और बिना रिप्लाई का इंतजार किए कॉल काट दी। आधा घंटा बाद डोरबेल बजी। कैथरीन ने दरवाज़ा खोला। सामने रोनन था। वो हैरान भी था, एक्साइटेड भी। कैथरीन, तुम इतनी जल्दी आ गई। लगा था देर लगेगी। रॉज ने हेल्प के लिए इतने मैसेजेस भेजे थे, उसे लगा था इशू बड़ा होगा, पर कैथरीन इतनी जल्दी लौट आई। उसे समझ नहीं आया,
रॉज ओवररिएक्ट कर रहा था या कैथरीन सच में इतनी पावरफुल है? कम इन। कैथरीन टेबल पर बैठकर आराम से खाना खत्म करने लगी। रोनन का पेट फूड देखकर गड़गड़ाया। कैथरीन, मैंने लंच नहीं किया अभी तक। कैथरीन ने किचन की तरफ देखा। फॉक्स अंदर हैं, ले लो। ओके। रोनन भागकर फॉक लाया। टेबल पर डिशेस दिखने में जितनी अच्छी थी, टेस्ट उससे भी बेहतर निकला। कैथरीन, ये फूड किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया? नेक्स्ट टाइम मैं वहां जरूर जाऊंगा। कैथरीन ने कैजुअली कहा, ब्रैंडन ने बनाया है। रोनन फ्रीज हो गया। मुंह का बड़ा टुकड़ा निगलते निगलते ऑलमोस्ट चोक कर गया। पानी पिया, खुद को संभाला, फिर डिसबिलीफ से बोला, कैथरीन, मिस्टर डंकन की कुकिंग स्किल्स तो शॉकिंगली अमेजिंग हैं। कैथरीन ने लापरवाही से कहा। फिर बोली, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। शब्दों में हल्की प्राइड थी। रोनन ने नोटिस किया, ब्रैंडन कैथरीन के लिए प्रैक्टिस करता है, ये सोचकर वो और खुश हो गया। ये आदमी सच में डिपेंडेबल है। कैथरीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट, उसने सोचा। रोनन ने पेट भरकर खाना खाया आया था। कैथरीन से फायदा भी मिल गया और ब्रैंडन का बनाया खाना भी खा लिया। रोनन को लगा सफर सक्सेसफुल है। कैथरीन, अभी तक मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। कैथरीन लगभग खाना खत्म कर चुकी थी। उसने फॉर्क रख दिया, कुर्सी पर आराम से टिक गई और रोनन को देखा। ओके, अब बोलो, रोनन ने कहा। कैथरीन, ब्रीन्स के लोग स्काइबो ग्रुप के हेड से मिले हैं। वो चाहते हैं कि स्काइबो ग्रुप इन्वेस्टमेंट करे और मिलकर डंकन कॉर्पोरेशन को टक्कर दे। ये कहते ही रोनन खुद हंस दिया। समझ नहीं आ रहा था कि ब्रीन्स इतने बेवकूफ़ हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, क्योंकि स्काइबो ग्रुप की असली बॉस खुद कैथरीन थी। यानी ब्रीन्स चुपचाप कैथरीन से ही पैसा मांग रहे थे ताकि वो ब्रैंडन को फॉल करे। मजाक ही था ये। कैथरीन को हैरानी नहीं हुई। स्काइबो के साथ उसकी पार्टनरशिप हमेशा सीक्रेट रही थी, बस कुछ लोग ही जानते थे कि वो पूरे ग्रुप को कंट्रोल करती है। ब्रीन्स हर तरफ पैसा ढूंढ रहे थे ताकि डंकन कॉर्पोरेशन के खिलाफ लड़ाई में अपना नुकसान कम कर सके। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, दूसरों का पैसा लगाओ, अपना बचाओ। प्लान चालाक था, लेकिन ब्रैंडन की ताकत को उन्होंने बिल्कुल अंडरएस्टिमेट कर दिया। रोनन ने हंसकर कहा, कैथरीन, ये तो कॉमेडी है। हमसे कह रहे हैं कि डंकन कॉर्पोरेशन को गिराओ। सच में दिमाग खराब है इनका। कैथरीन ने कुर्सी पर सिर टिकाया, चेहरा शांत था। खाने के बाद की हल्की थकान झलक रही थी। मना करने की जल्दी मत करो, पहले देखते हैं खेल क्या है। वो ब्रैंडन की मदद करने नहीं दौड़ती थी, लेकिन अगर ब्रीन्स खुद जाकर ट्रैप में गिरते हैं तो वो क्वाइटली मेस साफ कर देती। उसे ये हेल्प गिनना भी नहीं था। रोनन तुरंत समझ गया और मुस्कुरा उठा। डन कैथरीन, लीव इट टू मी। खाना खाकर रोनन चला गया। कैथरीन ने कोट उठाया, डकबिल कैप पहनी। रोनन ने हैरानी से पूछा, कैथरीन, कहाँ जा रही हो? कैथरीन कैजुअली बोली, स्कूल। लैब के चक्कर में वो कुछ दिन लीव पर थी और आज मार्शल ने मैसेज करके बुलाया था। बाकी प्रोफेसर्स भी क्वेश्चंस उठा रहे थे। घर में बैठकर बोर होने से अच्छा था क्लास जाना। रोनन सुनते ही एक्साइटेड हो गया। परफेक्ट, मैं भी साथ चलता हूँ। तुम्हारे साथ कॉलेज। लकी डे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर की क्लास में कैथरीन समय पर पहुंची। जैसे ही वह अंदर आई, कई नजरें उसकी तरफ मुड़ी। कोल्ड पर्सनालिटी, ब्यूटी, टॉप आईक्यू, पहले साल में ही बेस्ट प्रोफेसर की लैब में एंट्री, और रूमर की उसके पीछे कोई बड़ा नाम है। ये सब मिलकर उसे कैंपस पर लेजेंड बना चुके थे। कैथरीन बिना एक्सप्रेशन बदले अमीलिया के पास जाकर बैठ गई। अमीलिया उत्साहित हो गई। सुपर कैथरीन, सब सेटल हो गया? कैथरीन ने छोटा सा जवाब दिया। वो कम बोलने वाली थी। अमीलिया को ये बात पता थी, इसलिए उसे अजीब नहीं लगा। लेकिन पास बैठे एक स्टूडेंट ने ताना मार दिया, इतनी भी क्या खुशामद, उससे क्या मिल जाएगा? अमीलिया को बुरा लगा। वो जानती थी कैथरीन रूड नहीं, बस रिजर्व्ड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अकेले, ब्रिलियंट, जिनसे आम लोग जुड़ नहीं पाते। उसके लिए ये नॉर्मल था। अमीलिया ने घूर कर कहा, तुम्हें टाइम है तो अपनी लाइफ पर ध्यान दो। वो स्टूडेंट चिढ़ गई, लेकिन चुप हो गई। कैथरीन ने कुछ डिफरेंस नहीं लिया। बेल बजी और सब्जेक्ट टीचर किताब हाथ में लेकर अंदर आई। कैथरीन को देखकर वो रुकी और ठंडी हंसी के साथ बोली, अरे वाह, बहुत बड़ी गेस्ट हैं। सोचा ही नहीं था कि प्रोफेसर हार्टली की फेवरेट स्टूडेंट मेरे क्लास में भी दिखाई देगी। सब समझ गए, ये ताना कैथरीन के लिए था।
टीचर की कैथरीन से नफरत साफ दिखी। कैथरीन शांत बैठी रही, एक्सप्रेशन मुश्किल से हिला, जवाब देने का इरादा नहीं था। रिस्पॉन्स न पाकर टीचर ने लेसन चालू किया। लेक्चर के बीच में उन्होंने 2 टफ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे। दीज क्वेश्चंस आई फाउंड ऑनलाइन। बहुत ट्रिकी हैं, मैंने सॉल्व कर लिए, अब देखना है कौन चलता है सॉल्व करने। क्लासरूम में हलचल मच गई। टॉप स्टूडेंट्स का ईगो जग गया। सबने लिखना शुरू किया। समय बीता, कोई आंसर देने नहीं उठा। टीचर ने कहा, नो प्रेशर, सॉल्यूशन ना हो तो थॉट प्रोसेस बता। 2 साइलेंस, 0 रिस्पॉन्स। तभी उनकी नजर गई, कैथरीन टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। उनके अंदर गुस्सा भड़क गया। कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन ने धीरे से सिर उठाया, काम चेहरा। टीचर ने सार्काज़म से कहा, प्रोफेसर हार्टली की जीनियस स्टूडेंट, राइट। सब तुम्हारी इंटेलिजेंस के कसीदे पढ़ते हैं, तो आओ सॉल्व करो ये सवाल। कैथरीन ने बोर्ड देखा, टीचर जानबूझकर उसे ह्यूमिलिएट करना चाहती थी। वो बोली, आई कांट डू इट। टीचर स्टन थी, कैथरीन ने प्रिटेंड तक नहीं किया। उनका गुस्सा फूट पड़ा। है, इतनी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं निकली तुम। कुछ स्टूडेंट्स हंस पड़े। दूसरों के फॉल में कई को मजा आता है। अमीलिया को ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसने धीरे से कैथरीन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, मेरे पास इसका अप्रोच है। आंसर नहीं, बस तरीका। तुम बस बोर्ड पर जाओ और थोड़ा लिख दो। टीचर को एग्जिट मिल जाएगी और वो तुम्हें टारगेट नहीं करेगी। अमीलिया का मकसद सिंपल था, सिचुएशन कूल हो जाए, कैथरीन को और तंग ना किया जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन ने अमीलिया की गुड इंटेंशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। ये तरीका बहुत फुलिश था। अगर वो ये मेथड ऑनलाइन ढूंढ सकती है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। पकड़ी गई तो असली इंसल्ट होगी और कैथरीन सबके मजाक का टॉपिक बन जाएगी। जब तक कैथरीन खुद नहीं चाहे, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। ये नहीं था कि वो टीचर का डिसरिस्पेक्ट कर रही थी बाय नॉट गोइंग टू द बोर्ड, लेकिन अगर वो जाती भी, तो ये टीचर पहले से ही उससे नाराज थी और उसे छोड़ने वाली नहीं थी। क्लासरूम में टेंस माहौल महसूस करते हुए स्टूडेंट्स धीरे धीरे विस्पर करने लगे। सुना है ये टीचर प्रिंसिपल के पास गई थी। वो कह रही थी कि अगर कैथरीन क्लास में नहीं आएगी, तो भले स्कूल उसे एक्सपेल न करे, पर वो उसे फाइनल एग्जाम में फेल कर देगी, ताकि वो कभी ग्रेजुएट न हो पाए। ओह, तो एक्सपल्शन के डर से आई है। मैं सोच रहा था कैथरीन बहुत बड़ी चीज है, लगता है नहीं। वीक कभी स्ट्रॉन्ग को बीट नहीं कर सकता, राइट। आखिर टीचर है और कैथरीन बस एक स्टूडेंट। एटीट्यूड दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्लास अभी जाए तो टीचर खुश नहीं होगी। इतनी केपेबल है तो बोर्ड पर जाकर सॉल्व क्यों नहीं करती। कैथरीन के आसपास बातें चलती रहीं, लेकिन उसने कुछ नोटिस नहीं किया। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए चुपचाप किताब पढ़ती रही, पर पोडियम पर खड़ी टीचर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा और सीधा कैथरीन की तरफ देखा। ये प्रॉब्लम सिंपल है, राइट। आओ सॉल्व करके दिखाओ। प्रॉब्लम वाकई सिंपल थी। कई स्टूडेंट्स सोच भी चुके थे, लेकिन सब समझ गए टीचर जानबूझकर उसे मुश्किल में डाल रही है। अगर कैथरीन कह देती कि वो नहीं कर सकती, तो ये क्लियरली उसकी गलती मानी जाती। टीचर को ओपनली चैलेंज करना कोई छोटी बात नहीं थी। कैथरीन एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए क्वाइटली खड़ी हुई, आगे गई और पोलाइटली टीचर के हाथ से चॉक ले ली। टीचर उसे परेशान कर रही थी, पर उसके चेहरे पर गुस्से की कोई झलक नहीं थी। पीछे से टीचर की नाक से निकली कोल्ड सी आवाज, एम्फ। कैथरीन ने बिना कुछ बोले बहुत तेजी से सॉल्यूशन बोर्ड पर लिख दिया। वो लौटने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने नीचे उसी डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कैजुअल अंदाज में लिख दिया। कैथरीन अपनी सीट पर लौट रही थी और टीचर मॉक करने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र बोर्ड पर पड़ते ही वो ठहर गई। कैथरीन ने न सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वो मुश्किल वाला भी हल कर आए, वो भी टीचर के लॉन्ग प्रोसेस से कहीं ज़्यादा आसान और साफ तरीके से। वेट, टीचर की आवाज़ क्लासरूम में गूंज गई। कैथरीन रुक गई, एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर मुड़ी। टीचर गुस्से में बोली, जब तुम्हें आंसर पता था तो पहले क्यों नहीं आई। कैथरीन शांत और क्लियर आवाज में बोली, अभी आइडिया आया। प्रॉब्लम टफ कहा गया था, सो थोड़ा टाइम लगना नेचुरल था। लेकिन ट्रूथ ये था कि टीचर शॉक्ड थी। उसने इस क्वेश्चन पर 3 दिन लगाए थे और उसका तरीका काफी कॉम्प्लिकेटेड था। कैथरीन ने इतनी क्लैरिटी से कैसे किया। टीचर चुप हुई तो कैथरीन फिर बोली, इसको सॉल्व करने के 3 और तरीके हैं।
टीचर की आंखें चमक उठी। उसे डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लोर करना पसंद था। इसी पैशन की वजह से उसने फॉरेन कंपनी की हाई पेइंग नौकरी छोड़कर यूनिवर्सिटी में टीचिंग चुनी थी। 3 more ways, sure, टीचर ने पूछा। कैथरीन वापस पोडियम पर गई। टीचर ने इस बार बिना सार्काज़म चौक थमा दी। कैथरीन ने कामली बाकी 3 मेथड्स भी बोर्ड पर लिख दिए। पूरी क्लास स्टन रह गई। वो लोग इतने समय से सोच रहे थे और मेथड तक नहीं समझ पाए, और कैथरीन ने कुछ मिनटों में 4 सॉल्यूशंस लिख दिए। सबके मन में बस एक थॉट आया, नॉर्मल ह्यूमन वीज जीनियस। जो लोग कैथरीन को लेकर गॉसिप कर रहे थे वो चुप हो गए। टीचर की नज़र भी अब अलग थी। फाइनली टीचर ने पूछ लिया, कैथरीन, क्या तुम प्रोफेसर हार्टली के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो? रूमर्स थे कि कैथरीन को लैब में सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की वजह से जगह मिली है। प्रिंसिपल और मार्शल काफ़ी क्लोज थे, इसलिए सब सोचते थे कैथरीन बस रिज्यूम के लिए लैब जा रही है। टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करती थी। प्लस कैथरीन की लीव्स से वो और इरिटेटेड हो चुकी थी। कैथरीन ने बस सिर हिला दिया। कोई एक्सप्लेनेशन देने का मूड नहीं था। अमीलिया अब सह नहीं सकी और तुरंत हाथ उठा दिया। एम्स बॉर्न, मैं भी प्रोफेसर हार्टली की लैब में हूँ। मैं तो बस छोटे मोटे काम करती हूँ। पर कैथरीन सच में रोज मेहनत करती है। वो ऑलमोस्ट पूरा प्रोजेक्ट अकेले हैंडल कर रही है। सीनियर्स भी हेल्प नहीं कर पाते और कई बार प्रोफेसर हार्टली भी लैब प्रॉब्लम्स में उससे एडवाइस लेते हैं। ट्रस्ट मी, वो क्लास स्किप इंटेंशनली नहीं करती। वो सच में एक्सपेरिमेंट में बिजी थी। क्लास शॉक में आ गई। सब सोचते थे कैथरीन बस फ्यूचर जॉब के लिए लैब में टाइम पास कर रही थी। पर असली बात तो ये थी, कैथरीन एक पूरा प्रोजेक्ट अकेले रन कर रही थी और मार्शल भी कभी कभी उससे कंसल्ट करता था। अनबिलीवेबल, लेकिन सच था। सुपर कैथरीन सच में स्कैरी लेवल की टैलेंटेड थी। अब सबकी नज़रें रिस्पेक्ट से भर गईं। कैथरीन फिर भी एक्सप्रेशनलेस रही, जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एम्स बॉर्न, अगर कुछ और नहीं है तो मैं अपनी सीट पर जाऊं। टीचर ने अनजाने में हाथ हिलाकर उसे जाने दिया। बेल बज गई। क्लास खत्म। सबको लगा जैसे ये पूरा पीरियड ड्रीम था। कुछ क्लासमेट उसके पास आए। कैथरीन, क्या प्रोफेसर हार्टली सच में तुमसे आस्क करते हैं? कैथरीन काम वॉइस में बोली, आस्क नहीं, बस डिस्कस करते हैं। मार्शल जैसे प्रोफेसर की स्टूडेंट होना ही ह्यूज था और यहाँ तो स्टोरी ही अलग थी। सब अब उसे एडमिरेशन से देख रहे थे। कैथरीन की फ्यूचर सक्सेस अब डाउट से ऊपर थी। उसके साथ पढ़ना ही ऑनर था। क्लास खत्म होने पर कैथरीन ने कामली अपनी कैप निकाली, पहनी और निकलने लगी। तभी पोडियम से फिर आवाज आए, कैथरीन, वेट। सारे स्टूडेंट्स रुक गए। ओहो, ये फिर से सुपर कैथरीन को ट्रबल देने वाली है क्या? कैथरीन रुक गई। उसने मुड़कर देखा, टीचर जल्दी जल्दी उसकी तरफ आ रही थी। हाथ में टैबलेट था और चेहरे पर एक ब्राइट सी स्माइल। कैथरीन, मेरे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। अपना ईमेल दे दो, मैं भेज देती हूँ। फ्री टाइम में ट्राई करना, देखना सॉल्व कर पाती हो या नहीं। कैथरीन ने टैबलेट लेने की ज़रूरत भी नहीं समझी। बस स्क्रीन पर एक नज़र डाली और अमीलिया से पूछा, पेन है? अमीलिया बिजली की तरह बैग में हाथ डालती है, अपने फेवरेट आइडल का प्रेशियस पेन और नोटबुक निकालती है। नॉर्मली वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती, लेकिन कैथरीन को देते वक्त उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट वर्शिप वाली हो जाती है। सुपर कैथरीन, प्लीज यूज देम। थैंक यू, कैथरीन ने पोलाइटली कहा। पेन लिया और वही नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया। टीचर दंग रह गई। उसने तो सोचा था कैथरीन बाद में आराम से सोचेगी, सॉल्व करेगी तो डिस्कस करेंगे, पर कैथरीन तो सीधा वही सॉल्यूशंस लिखने लगी, इतनी फास्ट जैसे उसे पहले से सब पता हो। टीचर जानती थी ये याद करके नहीं लिखा गया, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस अभी तक दुनिया में किसी ने सॉल्व ही नहीं किए थे। जिसने ये क्वेश्चंस बनाए थे उसने फोरम पर बड़ा रिवॉर्ड रखा था, जो भी सॉल्व करे। कुछ मिनट बाद कैथरीन ने नोटबुक टीचर को दे दी। बस एक शॉर्ट लाइन, दैट्स इट। टीचर ने स्टेप्स चेक किए और लिटरली शॉक में फ्रीज हो गई। स्टेप्स रेजर शार्प, क्लीन, डायरेक्ट, सिंपल। फाइनल आंसर 100% मैच। वो कैथरीन की तरफ देखती रह गई, आइज वाइड डिसबिलीफ में। कैथरीन, क्या तुमने ये प्रॉब्लम्स पहले भी सॉल्व की हैं? नो, कैथरीन ने कामली जवाब दिया। वो अब्रॉड प्रोफेसर रह चुकी थी। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस वो स्टूडेंट्स को देती थी। ऐसी चीज़ें वो ऑनलाइन खोजती नहीं, वो खुद क्रिएट करती थी।
टीचर की आंखें रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से भर गईं। ये सच में जीनियस है। वो प्रॉब्लम्स जिनसे वो कई दिनों से लड़ रही थी, कैथरीन ने बस देखा, सोचा और फिनिश। ऐसी टैलेंट वाली लड़की को क्लास की क्या ज़रूरत। टीचर के दिल में तो यही आया, कैथरीन खुद टीचर बनने लायक है। कैथरीन, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए जो मैं सॉल्व ना कर सकूं, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मना मत करना। कैथरीन सॉफ्टली मुस्कुराए। एम्स बॉन, टाइम मिले तो साथ में स्टडी करेंगे। टीचर इतने खुश हो गई कि तुरंत रास्ता दे दिया। ओके कैथरीन, अब जाओ एक्सपेरिमेंट्स करो। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। क्लासमेट ने टीचर की कंप्लीटली बदली हुई एटीट्यूड देखी और उनकी आइज रिस्पेक्ट से भर गईं। एक स्टूडेंट का इतना हाई लेवल, रेयर, अनबीटेबल। कैथरीन लैब नहीं जा रही थी अभी, लेकिन क्लास में रुकने का मूड भी नहीं था। एक हल्की सी गुड बाय और वो निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन के जाते ही प्रिंसिपल का कॉल आया। टीचर को अर्जेंटली ऑफिस बुलाया गया। प्रिंसिपल सीरियस टोन में बोले, एम्स बॉन, मुझे पता है कैथरीन की लीव से आपको प्रॉब्लम थी, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मॉर्निंग पेट्रोल में डायरेक्टर ने देखा था कि टीचर कैथरीन को पब्लिक में एम्बैरस कर रही थी और कंप्लेंट प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी। स्कूल नहीं चाहता था कि टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। मार्शल मंथ से कैथरीन को लीव दे रहा था, बाकी टीचर्स शिकायत करते रहे और सबसे ज्यादा वोकल एम्बर बॉन थी। प्रिंसिपल ने एम्बर को बुलाया समझाने के लिए। एम्स बॉन, कैथरीन थोड़ा स्पेशल केस है, समझने की कोशिश करें। एम्बर ने तुरंत सिर हिला दिया, अब टोन बिल्कुल बदली हुई थी। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैथरीन जैसे स्टूडेंट्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए। अब चाहे वो क्लास आए या नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। प्रिंसिपल ने सोचा वो इरिटेशन से बोल रही है, इसलिए फिर सॉफ्टली समझाने लगे। एम्स बॉन, देखिए, आप स्टूडेंट्स के लिए। एम्बर ने तुरंत इंटरप्ट किया, क्लियर वॉइस में। नो सर, आपने गलत समझा। पहले मैं कैथरीन को नहीं समझती थी, अब समझ गई हूँ। वो सच में जीनियस है। वो फ्यूचर में साइंटिफिक हिस्ट्री चेंज कर सकती है। प्रिंसिपल ने डिसबिलीफ से उसे देखा। एम्बर की आंखों में जेन्युइन एडमिरेशन थी। एम्बर ऑलमोस्ट प्राउड टोन में बोली, सर, कैथरीन का लेवल इतना हाई है, वो मेरी भी टीचर बन सकती है। मैं उसे क्या सिखाऊंगी, उल्टा मैं उससे सीख सकती हूँ। अगर वो मेरी क्लास ज्वाइन करती है तो ऑनर होगा और बाद में मैं उससे मैथ्स डाउट्स पूछूंगी। प्रिंसिपल कंफ्यूज्ड रह गया, कैथरीन इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है क्या? मार्शल तो मंथ से कह रहा था कि कैथरीन उससे भी तेज है, और रिसेंटली कंप्यूटर साइंस के विंस्टन भी कैथरीन को डिपार्टमेंट में लेने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके थे। अगर मार्शल रोक न दे तो वो सीएस में चली जाती। और अब यंगेस्ट मैथ प्रोफेसर एम्बर भी कह रही थी कि कैथरीन उसे पढ़ा सकती है। प्रिंसिपल के मन में सिर्फ एक थॉट आया, ये लड़की कितनी पावरफुल है कि प्रोफेसर्स भी उसके फैन बन रहे हैं। एम्बर के जाने के बाद प्रिंसिपल अनईजी महसूस करने लगा। उसने तुरंत मार्शल को फोन किया। प्रोफेसर हार्टली, सुन लो, कैथरीन पर नजर रखना। अगर कोई उसे छीन ले गया तो बाद में मत कहना मैंने वार्न नहीं किया। मार्शल शॉक फोन चेक किया। हाँ, प्रिंसिपल ही था। व्हाट इज रॉन्ग विद यू टुडे? प्रिंसिपल ऑलमोस्ट पैनिक टोन में। कुछ नहीं, बस कैथरीन को गार्ड करो। सीएस डिपार्टमेंट वाला तो पीछे पड़ा ही है, और अभी मिस्टर के प्रोफेसर स्टर्लिंग भी उसे लेना चाहते हैं। अगर वो कहीं और चली गई तो हमारी इंस्टीट्यूट का लॉस होगा। ध्यान रखना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन अभी शायद खुद नहीं जानती थी, उसका ब्रिलियंस सिर्फ क्लासरूम नहीं, पूरे एकेडमिक वर्ल्ड को हिला रहा था। और जो लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब उनसे एक ही सेंटेंस निकल रहा था, शी इज अनस्टॉपेबल। कैथरीन क्लासरूम से निकलकर सीधा डॉर्म पहुंची। बेड पर लेटकर बॉर्डम में गेम्स खेलने लगी। उसे लगा था ब्रैंडन आज काम में बिजी होगा, टाइम नहीं मिलेगा उसे ढूंढने का। लेकिन जैसे ही वो लेटी, फोन वाइब्रेट हुआ। डिड यू गो टू स्कूल टुडे? उसकी स्लेंडर उंगलियां फास्ट स्क्रीन पर चलीं। जस्ट फिनिश्ड क्लास एंड गॉट बैक टू द डॉर्म। मैसेज भेजे कुछ ही सेकंड हुए थे कि रिप्लाई आ गया। कैथरीन ने गेम बंद किया, फट से उठी, जैकेट उठाए और डकबिल कैप नीचे खींच ली। उसके मूव्स इतने स्मूथ, इतने कूल थे कि अमीलिया साइड में लिटरली फ्रीज हो गई। कैथरीन दूर की तरफ बढ़ी, तभी अमीलिया रियलिटी में वापस आई। सुपर कैथरीन, बाहर जा रही हो? ये
कैथरीन ने आईब्राव उठाकर कहा, कुछ चाहिए? अमीलिया घबराकर हाथ हिलाने लगी। नहीं, बस पूछ रही थी कि टेक आउट ऑर्डर करे क्या, लेकिन आप जा रही हो तो छोड़ देते हैं। कैथरीन को एक्सपेक्ट नहीं था कि ब्रैंडन उसके कैंपस आ जाएगा। ऑलरेडी नीचे खड़ा था। नेक्स्ट टाइम, उसने कामली कहा। अमीलिया कैजुअल बोल रही थी, लेकिन कैथरीन की सीरियस रिप्लाई सुनकर उसका दिल खुशियों से भर गया। वो वाइट स्माइल के साथ कैथरीन को जाते देखती रह गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रैंडन की कार अपने फेमिलियर स्पॉट पर पार्क थी। वो दूर से टिके फोन देख रहा था। कैथरीन को आते फील करते ही उसने सर उठाया। कंपनी का काम खत्म? कैथरीन ने पूछा। ब्रैंडन ने लाइट सा नॉट किया। ऑलमोस्ट। चलो, डिनर चलते हैं। कैथरीन ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। डिनर का परफेक्ट टाइम था। पैक्सटन घर पर नहीं था, इसलिए ब्रैंडन उसे नॉर्थएवल के एक रेस्टोरेंट ले गया। प्राइवेट रूम में जाते ही कैथरीन ने देखा सब पहले से मौजूद थे। ट्रस्टन, एडन, विदॉल और उसके साथ ज़ोबा भी। कैथरीन ने आईब्राव रेस किया। विदॉल ने तुरंत ज़ोबा को एल्बो मारी। एक्सप्लेन। ज़ोबा ने हेल्पलेस श्रग किया। कैथरीन, मेरी गलती नहीं। एडन ने ड्रैग किया। एडन ने तुरंत प्रोटेस्ट किया। वॉट, तुम खुद भाग कर आई थी। ब्रैंडन ने कैथरीन की क्यूरियोसिटी समझ ली। इनकी फैमिलीज पुरानी फ्रेंड्स हैं, उसने कामली बताया। ट्रस्टन ने ड्रामा जोड़ते हुए कहा, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, चाइल्डहुड में ही तय शादी। ज़ोबा लिटरली ब्लास्ट हो गई। उसने प्लेट उठाकर ट्रस्टन की तरफ फेंकी। बकवास बंद करो वरना अभी सिखाती हूँ। कैथरीन को बस पता था कि ज़ोबा चाइल्डहुड से अब्रॉड रहती थी। ये कनेक्शन, वर्ल्ड सच में छोटा है। ज़ोबा को लगा कैथरीन मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर ले। वो जल्दी बोली, रॉन्ग मत समझना, बस जानते हैं, बस जैसा ये कह रहा है वैसा नहीं। लॉक्स्टन में उनकी अचानक मुलाकात हुई थी, ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी। मिशन के दौरान एडन ने उसे पहचान लिया। एडन ज़ोबा को सस्पिशियस नज़र से देख रहा था। वो जानता था ज़ोबा स्टबन, फायरी, किसी की नहीं सुनती। पर कैथरीन के सामने, किटन मोड, अगर खुद न देखता तो यकीन नहीं करता कि ज़ोबा किसी से डर भी सकती है। वो क्यूरियोसिटी से पूछ बैठा, कैथरीन, ये ट्रबल मेकर तुम्हारे साथ थी इतने साल? ज़ोबा का हैकर अलायंस सीक्रेट कोई नहीं जानता था, फैमिली भी नहीं। उसने एडन को किलर ग्लेयर दिया। मेरी लाइफ से दूर जा, खाना चेक कर, भूख से मर रही हूँ। कैथरीन ने हेल्पलेस श्रग किया। ज़ोबा बोलना नहीं चाहती तो शी वोंट। एडन उठने में स्लो था तो ज़ोबा फिर चिल्लाए, जल्दी जा, तू भले भूखा नहीं, हम हैं। एडन मटर करता गया, ऐसे तेवर में कभी शादी नहीं होगी। फिर भी ओबीडियंटली किचन की तरफ दौड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फूड जल्दी आ गया। ब्रैंडन ने कैथरीन की प्लेट में खुद श्रिम्प पील करके रखा। ईकमो, पसंद आए तो फिर आएंगे। कैथरीन क्वाइटली खाती रही। वो खुद फूड नहीं उठा रही थी, ब्रैंडन ऑलरेडी सर्व कर चुका था। ही न्यू हर टेस्ट। ज़ोबा चिन पर हाथ रख के रोमांटिक सीन एंजॉय कर रही थी। हम खाना क्यों खा रहे हैं? ये दोनों देखकर ही पेट भर रहा है। सब हंस पड़े। अदर्स यूज्ड टू इट। डिनर के बाद बिजनेस टॉक शुरू हुई। ट्रस्टन और एडन लॉक्स्टन में थे। डंकन कॉर्पोरेशन और ब्रीन्स के बीच ऑनगोइंग वॉर डिस्कस करना था। ट्रस्टन ने ब्रैंडन को बुलाया, एडन ने ज़ोबा को, ब्रैंडन कैथरीन को। अब सब एक साइड थे, सो ओपन टॉक। ब्रैंडन और कैथरीन को देखते हुए ट्रस्टन ने डीप साई लिया। ब्रैंडन गर्लफ्रेंड के इतने क्लोज, और मैं अभी तक अपनी कन्विंस भी नहीं कर पाया। ऑड्री उसे अनरिलायबल समझती थी। प्लेबॉय टैग अरेज करना मुश्किल था। ट्रस्टन ने टोन बदल कर कहा, चलो रोमांस छोड़ो, वर्क मोड ऑन। फिर ब्रैंडन की तरफ देखा। मिस्टर डंकन, सुना है वो फॉरेनर एडसन कैपिटल ग्रुप्स को यूनाइट करके डंकन कॉप को कॉर्नर करना चाहता था, पर फेल हो गया। आखिर हुआ क्या? लॉक्स्टन की बिजनेस वर्ल्ड इन दिनों तूफान की तरह हिल चुकी थी। हर चीज रहस्यमय, हर मोड़ अनप्रेडिक्टेबल। एस्किना में ब्रीन्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव एडसन को भेजकर कई बड़े परिवारों के साथ मिलकर डंकन कॉर्पोरेशन को खत्म करने की कोशिश की थी। मकसद साफ था, डंकन कॉर्पोरेशन को पूरी तरह मिटा देना। हर कोई यही सोच रहा था कि इतनी बड़ी फॉरेन कैपिटल के अटैक के सामने डंकन कॉर्पोरेशन कितने दिन टिक पाएगी। ब्रीन्स ने तो एरोगेंस में ये तक बोल दिया था, हम डंकन कॉर्पोरेशन को 3 दिन में खत्म कर देंगे। उन्हें बोलने का हक इसलिए था क्योंकि पैसे और पावर की उनके पास कोई कमी नहीं थी। कैपिटलिस्ट दुनिया में ऐसे अनएथिकल मूव्स उनके लिए नई बात नहीं थी।
ओवरसीज में ब्रीन्स का नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे, एकदम रूथलेस कैपिटल पावर। लेकिन किस्मत पलटी। 2 दिन हो चुके थे, ब्रीन्स लगातार हमला कर रहे थे, पर न डंकन गिरा न उसका कॉन्फिडेंस। उल्टा उनका खुद का पैसा पानी की तरह बहने लगा। ये देखकर जो लोग डंकन पर शक कर रहे थे, उनका भरोसा वापस लौट आया। ट्रस्टन क्यूरियोसिटी से भरा था। ब्रैंडन इतना काम कैसे है? वो जानता था ब्रैंडन कमाल का है, पर इतना डेंजरस इंटेलिजेंट उसने सोचा नहीं था। कैथरीन जब खाना खत्म कर चुकी, ब्रैंडन ने आराम से हाथ पोंछे, नैपकिन रखा और ट्रस्टन की बात का जवाब दिया। क्योंकि ये एस्किना है। एस्किना की जमीन पर खड़े होकर एस्किनीज कंपनियों को मारने की कोशिश, मार्केट को गड़बड़ कर अपने फायदे के लिए खेल खेलना, कहीं और हो सकता है, यहाँ नहीं। ये बात सुनकर ट्रस्टन का खून खौल उठा। मिस्टर डंकन, सही कहा, ये फॉरेन पावर्स हर जगह घुसना चाहती हैं। बाकी दुनिया हम नहीं संभाल सकते, पर अपने घर के सामने तो उन्हें नहीं जमने देंगे। ब्रैंडन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की सी मुस्कान और शरारत भी। मिस्टर लैम्बर्ट, इतना जोश है तो थोड़ा कैपिटल मुझे भी दे दो। ट्रस्टन स्टन्ड, फिर सबकी आंखों में मजाक देखकर उसे समझ आया चिढ़ाया जा रहा है। अरे मिस्टर डंकन, फीलिंग तो है, पर ऐसे मजाक मत करो। ब्रैंडन का चेहरा गंभीर हुआ। मजाक नहीं कर रहा, सच में पैसे चाहिए। एडन की आंखें फैल गईं। इम्पॉसिबल, पैसे की कमी आपको, आपकी स्काईलाइन फंड आधी आपकी है, मनी की कमी कैसे? ब्रैंडन ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। ट्रस्टन कंफ्यूजन में, आप सीरियस हो? हाँ, दोनों समझ गए, मैटर स्ट्रैटेजी का है। ब्रैंडन का अपना पैसा अभी यूज नहीं हो सकता था। उन्होंने बिना सोचे कहा, कितना चाहिए बताओ, जो होगा अरेंज कर देंगे। दोस्ती वक्त पर काम आए, यही असली बात है। ब्रैंडन बस बोला, थैंक्स। एडन हंस पड़ा। लाइफ में पहली बार मिस्टर डंकन को थैंक्स कहते सुना। इस डिनर का पैसा वसूल। हंसी छूट गई सबकी। कैथरीन भी हल्का सा मुस्कुरा दी, पर ज़ोबा के मन में सवाल, कैथरीन इतनी रिच है, फिर ब्रैंडन उससे क्यों नहीं मांगता? वो बोलने ही वाली थी कि वेदौल ने नीचे से उसे किक मार दी। ज़ोबा ने बात निगल ली। डिनर खत्म, बातें खत्म, सब उठने लगे। ब्रैंडन ने कहा, कल उसे क्लास है, हम चलते हैं। एडन ने लंबी सांस ली। लव सच में लोगों को बदल देता है, मिस्टर डंकन बॉयफ्रेंड गोल्स हैं। ज़ोबा ने तुरंत ताना मारा। हाँ, इसलिए वो इतने परफेक्ट हैं, कुछ लोगों जैसे नहीं। फिर वही लड़ाई वाली वाइब्स। ट्रस्टन और वेदौल स्मार्टली उठकर चुपचाप निकल लिए। ये लड़े अब। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कामिक सन्नाटा। रेड लाइट। ब्रैंडन की गहरी आवाज, तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने तुमसे पैसे क्यों नहीं मांगे? हल्की टीजिंग, स्वीट रोमांटिक टोन। कैथरीन ने खिड़की पर हाथ टिकाया, चेहरा उसकी तरफ, आंखों में प्लेफुल चमक। अब कह रहे हो, सुन रही हूँ। ब्रैंडन ने सॉफ्टली पूछा, लेंड मी सम। कैथरीन ने गर्दन घुमाई, मुस्कुराए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं देने वाली। जाहिर है, मजाक में। ब्रैंडन की आंखों में सैटिस्फैक्शन। कैथरीन समझती है उसे, वो बात बस इतनी थी। ब्रीन्स 3 दिन में डंकन को गिराना चाहते थे, और ब्रैंडन शांत था, कॉन्फिडेंट। देखते हैं 3 दिन बाद किसकी हार लिखी जाएगी। स्टडी रूम में सन्नाटा था, और उसी खामोशी को चीरते हुए असिस्टेंट भागता हुआ अंदर आया, हाथ में फ्रेश इंटेलिजेंस रिपोर्ट। एडसन, जो कभी ओपन पार्टी करने वाला फ्लैशी प्लेबॉय था, अब किडनैपिंग और ह्यूमिलिएशन के बाद ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर एक अंधेरा घर कर गया हो। कई दिनों से किसी लग्जरी पार्टी, किसी मजे में दिखाई तक नहीं दिया। अब उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था, बस स्टडी में झांक लो। वहीं बैठा मिलता, फाइल्स में डूबा हुआ। असिस्टेंट को इतनी जल्दी अंदर आते देख एडसन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। असिस्टेंट तुरंत घुटनों पर बैठ गया, आवाज धीमी, सावधान, बॉस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। एडसन ने गुस्सा दबा लिया। वो जानता था यह आदमी बिना वजह ऐसे पैनिक में नहीं आता। बोल, उसकी गहरी आवाज में भारी बेचैनी थी। असिस्टेंट ने सिर झुकाकर कहा, बॉस, खबर मिली है, लैम्बर्ट्स और लेन्स बड़े स्केल पर फंड्स मोबिलाइज कर रहे हैं, और ऑर्डर ट्रस्टन और एडन ने दिया है। गुड। एडसन की आंखों में चमक लौट आई। मूड पल में बदल गया। कई दिनों से वो डंकन कॉर्पोरेशन को घेर रहा था, लेकिन डंकन की तरफ मानो कोई मैजिक प्रिंटिंग मशीन थी, चाहे जितना दबाओ, उनका पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था।
अब आखिर गेम उसके हाथ में आ गया था। ट्रस्टन, एडन और ब्रैंडन का रिश्ता बहुत गहरा। अगर ब्रैंडन गिरता है, वो दो पीछे कैसे हटते, और उनके पीछे दो ताकतवर फैमिली एम्पायर। इस बड़े पैसों की मूवमेंट का मतलब साफ था। ब्रैंडन की फंड्स लाइन टूट चुकी है। डंकन्स अकेले इतने दिनों फॉरेन कैपिटल से लड़ नहीं सकते। अब उनकी फाइनेंशियल ताकत ऑलमोस्ट खत्म। और एडसन, उसके पीछे अभी भी ब्रीन्स का पूरा साम्राज्य। एक विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अरेंज एवरीथिंग, अब लेन्स और लैम्बर्ट्स पर भी प्रहार शुरू करो। उसने पहले ही उनके कंपनीज में 2 डीप स्पाइस बिठाए थे। अब वो उन दोनों के फंड चैनल्स काट देगा। ब्रैंडन के पास मदद पहुंचने से पहले ही रास्ते सील। बस एक आखिरी धक्का और डंकन एम्पायर खत्म। असिस्टेंट तुरंत झुककर बोला, बॉस, सब अरेंज हो जाएगा। एडसन लेदर चेयर पर पीछे झुक गया। कई दिनों की कड़वाहट भरी उदासी आज पहली बार पिघली। मैंने कहा था, ब्रैंडन मेरा मुकाबला नहीं। अब वो ब्रैंडन को जमीन पर गिराकर उसे वही दर्द देगा, दोगुना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर न्यूज़ मिलते ही ट्रस्टन ने तुरंत एडन को कॉल किया। मिस्टर लेन, वहाँ तैयारी कैसी है? कुछ देर बाद थकी हुई आवाज आई, बुरा हाल है, सामने से रेजिस्टेंस मिल रही है। किसी ने पहले से सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। मैं फंड्स फ्री नहीं करा पा रहा। एडन ने सच में पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो हैरान था, ग्रीन्स उनके सिस्टम में इतने अंदर तक घुसे हुए थे। प्रोजेक्ट्स तक टैंपर कर दिए थे। ट्रस्टन ने सुना और भारी सांस छोड़ी। यहाँ भी वही हाल है, फंड्स रोक दी गई हैं। एडन स्टन्ड, मतलब सिर्फ लेन्स नहीं, लैम्बर्ट्स भी फंस चुके हैं। अब चिंता सिर्फ डंकन की थी। मिस्टर डंकन की साइड, उसने घबराकर पूछा। ट्रस्टन और एडन जब ये जान गए कि उनके जुटाए हुए फंड्स रास्ते में ही रोक लिए गए हैं, उन्होंने हर कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ब्रीन फैमिली इतनी गहराई तक घुस चुकी है। उनकी हर राह काट दी और उन्हें तैयारी का एक भी मौका नहीं मिला। ये खबर मिलते ही ब्रैंडन ने उन्हें समझाया, वरी मत करो। लेकिन इससे उनकी गिल्ट और बढ़ गई। वो ब्रैंडन की मदद करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी कभी खुशहाल रही फैमिली बिल्कुल कमजोर लग रही थी। जल्दी ही उनकी सर्कल में खबर फैल गई, लैम्बर्ट और लेन फैमिलीज फाइनेंशियल मुश्किलों में हैं, और अब वो डंकन फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। उस दोपहर डंकन कॉर्पोरेशन के उभरते हुए स्टॉक अचानक गिर गए। बिजनेस को बड़ा झटका लगा। बाजार में अफवाहें फैल गईं, इस बार डंकन कॉर्पोरेशन का मुकाबला बदनाम ग्रीन्स से है और उनकी हार तय है। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे एडसन की आंखों में चमक थी। डंकन कॉर्पोरेशन का गिरता हुआ स्टॉक देखकर उसके चेहरे पर एक क्रूर, संतुष्ट सा स्माइल आ गया। वो पहले भी कह चुका था, जो उसके खिलाफ जाएगा, उसका अंत तय है। ब्रैंडन ने उसे इंसल्ट किया, तो एडसन पीछे हटने वाला नहीं था। वो विजय की मुस्कान के साथ उठा, हल्की सी विसल बजाते हुए ऑफिस से बाहर चला गया। आज का दिन सेलिब्रेट करने वाला था। स्कूल बिल्डिंग से बाहर आते ही कैथरीन ने आगे खड़े एडसन को फैंसी कपड़ों में देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, चेहरे पर साफ नापसंदगी। अमीलिया ने तुरंत ये बदलाव नोटिस किया। उसने एडसन को पहचाना और धीरे से कहा, सुपर कैथरीन, पीछे वाले गेट से चलें। उसे अवॉइड कर लेंगे। कैथरीन का जवाब ठंडा और सीधा था, वो इसके लायक नहीं। वो सीधी आगे बढ़ गई। वो दूसरों से बचने वाली नहीं थी, दूसरे उससे बचते थे। अमीलिया उसकी कॉन्फिडेंट चाल देखकर दंग रह गई। वाओ, ये सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। क्या ऑरा है। कैथरीन को आते देख एडसन ने पास खड़ी लड़कियों को चाम करना छोड़ा और सीधा उसकी तरफ बढ़ा। हे कैसी। कैथरीन ने ऐसे एक्ट किया जैसे सुना ही नहीं। बिना एक नज़र डाले आगे बढ़ती रही, चेहरा स्टोन कोल्ड। रिजेक्ट होना एडसन के लिए नया नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तेजी से आगे बढ़कर उसने कैथरीन का रास्ता रोक लिया। कैथरीन ने आंखें तिरछी की, आवाज बेहद धीमी, लेकिन वार्निंग साफ थी। साइड हो जाओ, समझ आए। एडसन ने गुस्सा दबाते हुए मुस्कुराना जबरदस्ती चालू रखा। कैसी, ऐसा मत करो, हम फ्रेंड्स हैं, राइट? आज टाइम है, चलो डिनर चलते हैं। कैथरीन ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकलने लगी। कई बार इग्नोर होने के बाद एडसन का पेशेंस टूट गया। अब उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। कैथरीन, रुक जाओ। कैथरीन बिना पीछे देखे चलती रही। मजबूर होकर एडसन ने अपनी आखिरी चाल चली। ब्रैंडन की परवाह नहीं है तुम्हें। डंकन कॉर्पोरेशन को डूबते हुए देखना चाहती हो।
इस बार कैथरीन रुक गई। एडसन की जेलसी भड़क चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लूजर ब्रैंडन उससे कैसे बेहतर हो सकता है। कैथरीन मुड़ी, उसकी नज़र में तिरस्कार साफ था। बोलो, क्या कहना है? इस बार एडसन ने फेक स्वीट स्माइल छोड़ दी। उसका असली अगली चेहरा सामने आ गया। कैसी, डंकन कॉर्पोरेशन खत्म हो चुका है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो, वापस ब्रीन फैमिली में आ जाओ, तो मैं एक कंडीशन रख सकता हूँ। जैसे कि डंकन कॉर्पोरेशन को बख्श दूं। एडसन की आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसे यकीन था कैथरीन हाँ कह देगी। एडसन ने देखा कि कैथरीन ने मुड़कर उसके पास कदम कदम बढ़ते हुए आना शुरू कर दिया, चेहरे पर कॉन्फिडेंस सी मुस्कान। उसने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था, मानो किसी मुकाबले के लिए खड़ा हो। कैसी, उसने कहा। अगला वाक्य पूरा होते उससे पहले ही कैथरीन बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने एक घूंसा मारा सीधा एडसन की जबान पर। इतनी तेज ताकत थी कि एडसन पीछे तक झुका गया। कैथरीन ने पीछे नहीं हटी। एक और कटाक्ष से उसने उसका पेट निहारा और फिर एक जोरदार किक दे दी। एडसन हवा में उछलकर गिर पड़ा, बिल्कुल उस पतंगे की तरह जिसकी डोर टूट गई हो और उठने की हालत में नहीं था। उनको संभालकर कैथरीन ने हाथ से धूल झटकते हुए तिरस्कार भरे चेहरे के साथ निकलने की तैयारी की। उसने पहले ही कह दिया था कि कोई उसे परेशान न करे, पर कुछ लोग सीखते ही नहीं थे। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा ब्रैंडन पास ही खड़ा था। कैथरीन ठिठक गई। वो वहीं रुककर ब्रैंडन के कदमों को देखती रही, जो शांत और निश्चिंतता से उसके पास आते रहे। ब्रैंडन कैथरीन के पास पहुंचा, उसका हाथ थामा और धीरे से पकड़ा। चले खाते हैं। कैथरीन ने न कहा, न बेचैनी दिखाए। ब्रैंडन ने समझ लिया कि उसने हामी भरी है। हाथ में हाथ डाले वे दोनों आगे बढ़े। बाहर निकलते वक्त ब्रैंडन ने जानबूझकर उसी जगह से गुजरना चुना जहां एडसन गिरा हुआ था। गर्व से चलते हुए उसने कैथरीन के साथ फैशन से कदम बढ़ाए, और जब वे गिरा हुए एडसन के पास से गुजरे तो ब्रैंडन ने ठंडे दिल से उस पर से छलककर कदम रखा। पहले से ही दर्द में कराहता एडसन एक चौंकाने वाली चीख छोड़ बैठा। ब्रैंडन ने भौहें चढ़ाई, शांत निगाह से पीछे मुड़ा और धीरे से कैथरीन से पूछा, कुछ सुना? सुअ जैसी आवाज आई क्या? कैथरीन ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत अननोइंग सुअ है। हम ऐसे लोगों से उलझते ही नहीं। चलो खाते हैं। ब्रैंडन ने कैथरीन को अपने साथ ले जाते हुए छोड़ दिया। एडसन वहीं जमीन पर दर्द से कराहता रहा। एडसन अस्पताल की बिस्तर पर उठा। अभी अभी ऑर्थोपीडिक सर्जरी हुई थी। उसके हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थी जिन्हें रिपेयर करना था, और कैथरीन के घूंसे ने उसकी जबान डिस्लोकेट कर दी थी। 2 दांत भी निकल गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उसकी सेहत के लिहाज से उसे कम 1 और हफ्ता अस्पताल में रहना चाहिए। एडसन बेशक 1 हफ्ता अस्पताल में नहीं बैठ सकता था। ये वही गोल्डन मौका था जब उसे ब्रैंडन पर प्रहार करके डंकन कॉर्पोरेशन को बैंकरप्ट करना चाहिए था, और वह मौका गंवाना नहीं चाहता था। एडसन ने असिस्टेंट को कॉल करके तुरंत डिस्चार्ज करवाने का डिमांड किया। उसे पता था कैथरीन अब न मानी जाएगी। अब उसका ही रास्ता था कैथरीन को खुद वापस मना कर लाना। हालांकि कैथरीन जिद्दी थी, पर रिश्तों की कदर करती भी थी। एडसन को भरोसा था कि आखिरकार वही जीतेगा। एडसन की बुरी हालत देख असिस्टेंट थोड़ी परेशान हुआ और बोला, बॉस आराम करो, बाकी छोड़ो मुझ पर। मैं डंकन्स को निपटा दूंगा और तुम्हारा बदला ले लूंगा। उनकी योजना पहले से चल रही थी। बिना सही फाइनेंशियल सपोर्ट के डंकन कॉर्पोरेशन उनके सामने टिक नहीं पाएगी। दोनों परिवार एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए भिड़ रहे थे, और अब डंकन का नाम उनके सामने पिछड़ चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रैंडन की फंडिंग कॉम्प्रोमाइज थी, इसलिए डंकन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। जब असिस्टेंट ने ये सब बताया तो एडसन को हर बात समझ में आ गई। बातों के बीच एडसन के फोन ने अचानक बजना शुरू किया। कॉल ग्रीन ग्रुप के एस्केना हेड का था। एडसन ने सोचा हाल चाल का कोई अपडेट होगा, पर कॉल सुनकर वह बेहोश सा गिर पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हार जाना संभव है। ये कैसे हो गया? प्रक्रिया में क्या गलत हुआ? वही सवाल उसके मन में गूंज रहा था।